ओके, सो रिकॉर्डिंग हैज बीन स्टार्टेड। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे डेटा ब्रिक्स क्लस्टर्स और पहले न्यू लुक ऑफ डेटा न्यू लुक ऑफ नोटबुक। ठीक है, एक ये थीम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, वो मैं बताऊंगा। थोड़ा सा और अच्छा दिखेगा नोटबुक आपका, तो उसके रिगार्डिंग मैं बताऊंगा पहले। उसके बाद डेटा ब्रिक्स क्लस्टर्स देखेंगे, थोड़ा क्रिएट कैसे करते हैं और थोड़ा सा इसके बारे में जान लेंगे। और फिर फाइनली हम लोग dputils कमांड को थोड़ा बहुत देखेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट इट। तो मैं जैसे इनकॉग्निटो विंडो पे गया, यहाँ मैंने टाइप किया community.cloud.databricks.com और यहाँ पर मैंने अपना लॉगिन दिया। तो पहले न्यू लुक के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ओल्ड लुक कैसा था, न्यू लुक कैसा है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। वैसे ये कोई मैंडेटरी चीज नहीं है ये बस आपके लुक एंड ट्राई एंड फील के जैसा है। ठीक है, आप आप कैसा रन करना चाहते हो। जैसे मैंने ये एम्प्लॉय डिटेल जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पर ये जैसा है ना, ये ओल्ड नोटबुक स्टाइल है। ठीक है, यहाँ पर रन आपका यहाँ आएगा। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हो रन बटन, यहाँ पाइथन वैसा ऐसा कुछ फील आएगा, थोड़ा ओल्ड टाइप से ये फीलिंग आएगी। ठीक है, ठीक है, यहाँ इसको आप जाओगे ना, अपडेटेड नोटबुक फील, यहाँ पर आपको दिखेगा न्यू सेल यूआई ऑफ। ठीक है, तो अगर आप इसको ऑन कर दोगे, ठीक है, और रीलोड पेज पर क्लिक करोगे, तो यहाँ देखना आपका नोटबुक का फील बदल जाएगा। ठीक है, तो मुझे ये नया वाला ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, ये देखो आपका, अब ये बट रन बटन था, यहाँ की जगह अब यहाँ आता है। ठीक है, तो इसका थोड़ा फील बदल जाता है और थोड़ा सा अच्छा भी लगता है देखने में। ठीक है, तो ये एक नई चीज थी। इसको इसको आप यहाँ इसको आप व्यू, सेम चीज को आप व्यू में जाकर डेवलपर सेटिंग में जाकर और यहाँ देख सकते हो न्यू सेल यूआई, इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हो। लेकिन इतना इतना करने की जरूरत नहीं है। तो जब आपके पास when you already have this option new cell UI on or off, तो आप यहाँ से ऑन और ऑफ कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो दिस वाज अ न्यू थिंग व्हाट आई वांटेड टू टेल यू इन टुडेस क्लास। तो पहला जो ये छोटे मोटे जो फील हैं वो देख लेकर आप अच्छे खासे ये जस्ट अपीयरेंस के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि क्लस्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, पहले देखते हैं कि क्लस्टर्स क्या होते हैं। तो क्लस्टर्स के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया था कि क्लस्टर्स आर नथिंग बट रनिंग सर्वर्स। आपके सर्वर जो रन होते हैं नेटवर्क पे, तो कनेक्टेड मशीन्स आपके क्लस्टर्स हो गए। तो क्लस्टर्स आपको फ्री वर्जन में आप क्लस्टर्स को हर बार क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, तो आप क्लस्टर्स पहले बनाओगे, आप जो भी कोड लिख रहे हो वो कहीं ना कहीं तो आप रन करोगे ऑनलाइन, राइट। आप जब ऑनलाइन चीजों को लिख रहे हो तो इसको आप रन भी ऑनलाइन ही करोगे ना। तो उसके लिए कहीं ना कोई मशीन पे ही रन करोगे ना। उस मशीन को वो मशीन अगर एक दूसरे से कनेक्टेड है तो दे फॉर्म अ क्लस्टर। ठीक है, तो उस क्लस्टर को फॉर्मेशन के लिए डेटाब्रिक्स हमें अलाउ करता है कुछ नियर अबाउट 4 नोड्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कंप्यूट ऑप्शन है, इस पे जाएंगे और यहाँ पे क्रिएट कंप्यूट पे आएंगे। ठीक है, क्रिएट कंप्यूट पे आके आप कंप्यूट नेम दोगे, जैसे स्पार्क क्लास क्लस्टर। ठीक है, स्पार्क क्लास क्लस्टर के नाम से। ठीक है, मैंने स्पार्क क्लास क्लस्टर के नाम से एक ये दे दिया, शायद अंडरस्कोर ना ले, स्पार्क क्लास क्लस्टर के नाम से मैंने एक क्लस्टर बना दिया। बाय डिफॉल्ट इसमें रन टाइम वर्जन 12.2 है, आप अपने हिसाब से 15 तक वर्जन है, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, डजंट मैटर। ठीक है,
आप ऑब्वियसली 3.0 के बाद सारे स्पार्क्स ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो इसमें आपको एक ड्राइवर मिलता है, 15.3 GB मेमोरी मिलती है, ठीक है, 2 कोर्स मिलता है, एक डेटाब्रिक्स यूनिट मिलता है, ठीक है, ठीक है। ये डेटाब्रिक्स यूनिट क्या है, तो यहां जैसे दिया हुआ है, अ डेटाब्रिक्स यूनिट DBU इज अ यूनिट ऑफ प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी पर आवर। एक घंटे में कितना कैपेबिलिटी है इसका प्रोसेस करने का, वो डेटाब्रिक्स यूनिट कहलाता है, ठीक है। 2 कोर्स यानी आपका नंबर ऑफ कोर्स, यानी कि जैसा कि मैंने बताया था कि हर एक पार्टीशन को प्रोसेस करने के लिए कोर्स की जरूरत होती है, ठीक है। तो हर बार जो आपका पार्टीशन असाइन होगा आपके नोड पे, ठीक है, आपके वर्कर नोड पे, तो वो किसी ना किसी कोर को असाइन होगा वाइल परफॉर्मिंग द टास्क। तो एक पार्टीशन एक कोर, तो एक बार में ये, यानी कि यहाँ 2 कोर देने का मतलब है कि एक बार में एट अ टाइम ये 2 पार्टीशन को एक साथ प्रोसेस कर सकता है, ठीक है, ऑन वन नोड, ऑन वन वर्कर नोड, ठीक है। एक वर्कर नोड पे 2 कोर, पर वर्कर नोड पे 2 कोर रहेंगे इसके, ठीक है। और 15.3 GB मेमोरी, ठीक है, 15.3, ये जो है ना, ये ड्राइवर नोड का कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। और आपको वर्कर नोड 0 वर्कर दे रहा है, ठीक है। तो आपका वर्कर नोड दे नहीं रहा है, इसमें कोई वर्कर नोड नहीं है, इसमें सिर्फ ड्राइवर नोड पे ही आपका सिंगल स्टैंड अलोन क्लस्टर मतलब दे रहा है आपको, ठीक है। इसके कहने का मतलब है 0 वर्कर्स, मतलब कि कोई वर्कर नोड आपको नहीं दे रहा है, ये सिर्फ एक ड्राइवर नोड दे रहा है जिसकी मेमोरी 15.3 GB है, 2 कोर है और 1 DB यूनिट है, यानी कि ये स्टैंड अलोन क्लस्टर है, ठीक है। तो स्टैंड अलोन क्लस्टर और और क्लाइंट मोड, जो आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है, जैसे व्हाट इज क्लाइंट मोड एंड क्लस्टर मोड, तो ये क्लस्टर एक्चुअली में ये क्लस्टर नहीं है, ये आपको स्टैंड अलोन दे रहा है, एक तरह से आपको फ्री वर्जन में स्टैंड अलोन दे रहा है, ठीक है। आप अगर अपग्रेड करोगे तो आपको फिर डिजायर्ड आपको वर्कर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो दैट डजंट, यहाँ आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल ऑलरेडी सेट है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट क्रिएट कंप्यूट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो आपका ये अब क्लस्टर स्टार्ट हो गया है, 2-3 मिनट लेगा रन होने में, ठीक है। तो 2-3 मिनट लेता है ये स्टार्ट होने में। और एक चीज और है कि ये हर बार जब आप लॉगिन करोगे तो आपको एक क्लस्टर बनाने पड़ेंगे, ठीक है। और ये क्लस्टर ऑटोमेटिकली 2 घंटे के, 2 या 3 घंटे के बाद, 1 घंटे या 1.5 घंटे या 2 घंटे, आई एम नॉट श्योर कितने देर में लॉग आउट हो जाता है। हर एक बार क्लस्टर बनानी पड़ेगी, जो पहले जो हमने बनाया वो काम नहीं करेगा? नहीं, पहले जो बनाया आपने काम नहीं करेगा, ये फ्री वर्जन में ऐसा ही है। फ्री वर्जन में आपको ये लेवरेज नहीं मिलता है कि आप अच्छा। ये पुराने वाले क्लस्टर को रीयूज कर सको, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट जो जो सेलेक्टेड है मैंने बस वही किया, ठीक है। और उसमें भी 1-2 घंटे के लिए है ना? हाँ, 1-2 घंटे के लिए आप यूज कर सकते हो, मतलब 1-2 घंटे, अगर आप 1-2 घंटे के लिए नहीं, आप चाहो तो उसको दिन भर भी यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप आइडल स्टेट में छोड़ दिए क्लस्टर जैसे स्टार्ट हो गया, ठीक है, आप कैसे पकड़ सकते हो क्लस्टर स्टार्ट हो गया, आप अपने उस पर जाओ, स्पार्क क्लास पे जाओ, कल मार्कडाउन का मैंने बताया था, लेट्स ओपन दैट। ये जब स्टार्ट हो रहा है, जब तक स्टार्ट होने दो, आपको यहां से भी पता चल जाएगा, यहाँ पे जाओ, यहाँ कनेक्ट पे जाओ, और यहाँ आपका दिख जाएगा क्लस्टर, इसको सेलेक्ट करो, तो यहाँ पे स्टार्टिंग कनेक्टिंग आएगा। अब जब स्टार्ट हो जाएगा तो ये ग्रीन हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ भी देख सकते हो, कंट्रोल कंप्यूट, कंट्रोल के साथ मैंने क्लिक किया, कल हो नहीं रहा था, आई डोंट नो, कल मेरे सिस्टम में कुछ इश्यू था, तो कंट्रोल के साथ जब मैंने क्लिक किया तो एक नया खुल के आ गया, ठीक है, नया टैब खुल के आ मेरे गया। पास मेरे सिस्टम में भी कुछ इश्यू था, मैंने रिस्टार्ट किया तो आज खुल रहा है सिस्टम पे। ओके, ओके, देन प्लीज लेकिन क्रिएट योर अभी, अकाउंट, ठीक है, हाँ, हमें अभी नया नया अकाउंट बनाना पड़ेगा, साइन अप करना पड़ेगा, राइट? ठीक है, हाँ, साइन अप करना पड़ेगा, वी विल सी दैट लेटर। तो ओके। वर्क स्पेस, तो तब तक हम लोग देखते हैं कि वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट, कि डीबी यूटिल्स कमांड क्या होते हैं, ठीक है। तो पहले ये जानते हैं कि हम लोग क्लस्टर, जो भी कमांड लिखेंगे वो क्लस्टर पे रन करेंगे, ठीक है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं इस चीज को, मैं मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं कुछ,
कि क्लस्टर, मैं लिख भी देता हूं, क्लस्टर्स आर नथिंग बट कनेक्टेड मशीन्स ऑनलाइन, ठीक है, थ्रू नेटवर्क, ठीक है। ऑनलाइन आपका कनेक्टेड मशीन्स क्लस्टर्स कहलाता है, ठीक है। एक दूसरे से कनेक्टेड मशीन है ऑनलाइन जो आप सर्वर को क्या बोलते हो, सर्वर का डिफिनेशन क्या बोलते हो, एक ऐसी मशीन जो 24 घंटे ऑन रहे, दैट इज कॉल्ड सर्वर, ठीक है। तो वैसा सर्वर जो जो आपस में एक कनेक्ट होके एक नेटवर्क बनाए, उसको क्लस्टर बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे एक मशीन एक मशीन हुआ, फिर दूसरा मशीन एक हुआ, तीसरा मशीन एक हुआ, ये तीनों मिलके एक क्लस्टर का फॉर्मेशन करेगा। अब इसमें जोन भी अलग अलग हो सकते हैं, कोई वेस्ट जोन में होगा, कोई अंटार्कटिका में होगा, कोई ऑस्ट्रेलिया में होगा, राइट राइट। तो अलग अलग जगह आपके मशीन्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लस्टर का फॉर्मेशन कराता है, ठीक है। अब ये देखो, आप ग्रीन हो गया, तो वी आर बैक। अब ये क्लस्टर आपका स्टार्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पर अब आप आओगे कंप्यूटर पे, तो यहाँ देखोगे क्लस्टर रनिंग का मैसेज आएगा। अगर आप क्लस्टर को डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ 3 डॉट के पास जाना, यहाँ डिलीट कर सकते हो। क्लोन करना चाहते हो तो आप इस पर क्लोन पर क्लिक करोगे, आपको ये क्लोन का ऑप्शन दे देगा। रीस्टार्ट पर जाओगे, रीस्टार्ट ऑप्शन ये दिया तो है, लेकिन ये काम नहीं करता, क्योंकि एक बार अगर ऑफ हो गया तो आपको रिक्रिएट करना पड़ेगा। फ्री वर्जन में ये लिमिटेशन है, ठीक है। तो आपके पास 15 GB मेमोरी है। 15 GB इज गुड एनफ मेमोरी टू लर्न, ठीक है। आप इतना यूज भी नहीं कर पाओगे, 15 GB इज एनफ मेमोरी, ठीक है। तो हम लोग अब देखते हैं कि डीबी यूटिल्स कमांड क्या होते हैं और क्यों यूज में आते हैं, ठीक है। तो आप कोई भी काम करोगे अपना, काम करोगे, दैट यू विल वर्क ऑन फाइल्स, ठीक है। फाइल्स, आपके पास कोई प्रोजेक्ट आता है, तो प्रोजेक्ट में क्लाइंट कभी भी आपको डेटा देगा तो वो इन द फॉर्म ऑफ फाइल देगा। चाहे वो फाइल किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, चाहे वो पीडीएफ हो, चाहे वो सीएसवी हो, चाहे वो एक्सएमएल हो, चाहे वो जेसॉन हो, चाहे एनी अदर फॉर्मेट, चाहे पार्के हो, एनी अदर फॉर्मेट, ठीक है। वो फाइल के फॉर्म में आपको डेटा देगा, राइट। तो फाइल के फॉर्म में जब आपको डेटा प्रोवाइड कराता है, तो उस फाइल को आप कैसे मैनिपुलेट करोगे, राइट। उस फाइल को स्ट्रक्चर लेवल पे आप कैसे देखोगे, उसका स्ट्रक्चर कैसे देखोगे, उसके उसके लिए तो आप इन्वायरमेंट कैसे तैयार करोगे, ये सब सारा काम डीबी यूटिल्स का है, ठीक है। तो मैं एक नोटबुक नया बनाता हूँ, यहाँ देता हूँ क्लास नंबर, आज क्लास 1 तो नहीं है, क्लास 7 है, यहाँ 8 भी नहीं है भाई, ये 7 है सर, ठीक है। तो इसको हम लोग देते हैं क्लास 7 डीबी यूटिल्स कमांड, डीबी यूटिल कमांड्स, ठीक है। तो ये मैंने दे दिया, ठीक है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं कि हम लोग डीबी यूटिल्स कमांड के लिए सबसे पहले एक चीज समझ लेते हैं। एक रफ आइडिया मैं दे दूं आप लोग को, मैं अभी एक रफ आइडिया दे देता हूं कि डीबी यूटिल्स कमांड कैसे काम करता है और डेटाब्रिक्स में कैसे हम लोग इसको फेच करते हैं, डेटाब्रिक्स उस पर कैसे फेच करते हैं। तो लेट मी ओपन माई whiteboard. Okay, so let me open my whiteboard. Okay, okay, so मान लो कि आपको क्लाइंट आपके पास कोई फाइल है, ठीक है। कोई फाइल जैसे है आपकी एम्प्लॉय फाइल, emp इसको आप चाहते हो कि इस पर आप कोडिंग करो, स्पार्क की कोडिंग करो इस फाइल पे, ठीक है। इस फाइल पे आप स्पार्क की कोडिंग करो और इस पर आप कोई इनसाइट जनरेट करो, ठीक है। यहाँ आप कोई इनसाइट जनरेट करो, आपका फाइनल आउटपुट आए, ठीक है। बीच में आपका स्पार्क है ना। स्पार्क आप कहाँ लिख रहे हो, स्पार्क लैंग्वेज डेटाब्रिक्स पर, ठीक है।
डेटाब्रिक्स नोटबुक पे आप स्पार्क की कोडिंग कर रहे हो, पाई स्पार्क की कोडिंग कर रहे हो, ठीक है। अब लेकिन सबसे पहला काम आपका क्या होगा? कोई आप एनी गेस कि आप पहला काम में क्या करोगे? सबसे पहला काम आप क्या करोगे? ये आपके लोकल सिस्टम पे है, ठीक है, और ये आपका डेटाब्रिक्स इन्वायरमेंट है, ठीक है, ये आपका डेटाब्रिक्स इन्वायरमेंट, और यहाँ फाइनल आउटपुट कहीं भी जनरेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एनी गेस आप पहला काम क्या करोगे? ये आपका नोटबुक है, ओके, एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? हाँ ओके दीपक, एम आई ऑडिबल? आपको सुनाई दे रही है? ओके, हाँ भाई दे रहा भाई दे रहा। तो पहला काम क्या होगा? ये मेरे लोकल सिस्टम पे है employee.csv, ये मेरा नोटबुक है, ये मेरा डेटाबेस इन्वायरमेंट है, तो मुझे इससे इनसाइट जनरेट करना है। तो फर्स्ट काम आपका क्या होगा? क्या होगा फर्स्ट? पहले तो हमें कनेक्शन बनाना पड़ेगा, कनेक्शन होना चाहिए आई थिंक डेटाब्रिक्स सर्वर से और लोकल सिस्टम से। कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। नहीं, आप क्या करोगे? कनेक्शन इन केस कनेक्शन में नहीं चाहता कि कनेक्शन बनाओ, आप क्या करोगे? आप तो सिंपली फिर इसको क्या करोगे? सिंपली इसको पुल कर लोगे अपने डेटाब्रिक्स के स्टोरेज में, ठीक है, डेटाब्रिक्स के स्टोरेज में आप इसको पुल कर लोगे। कनेक्शन आपका नहीं भी हो तो भी चलेगा, आप डायरेक्ट अपलोड कर लोगे, ठीक है, डायरेक्ट अपलोड कर लोगे, ठीक है। स्टोरेज, इसी स्टोरेज एरिया को बोलते हैं डेटाब्रिक्स फाइल सिस्टम, DBFS, ठीक है। तो आपको जैसे ये दिया है ना, यहाँ दिया है ना, ये देखो, जैसे कंप्यूट क्लस्टर पे आप गए, यहाँ पे आप जैसा कि मैंने बताया इसका एक्टिव मेमोरी जो है वो 15 GB है, ठीक है। तो ये 15 GB तक डेटा एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो 15 GB तक डेटा एक्सेप्ट करेगा, तो आपको ये कहीं ना कहीं तो जाके स्टोर होगा ना, कहीं ना कहीं डेटा पड़ा रहेगा इसके मेमोरी में, तभी तो ये 15 GB एक्सेप्ट करेगा, राइट। तो ये एक तरह से इसके बोलने का ये मतलब है कि ये 15 GB तक स्टोरेज मेमोरी प्रोवाइड करता है, ठीक है। और इसी स्टोरेज मेमोरी को हम लोग बोलते हैं डेटाब्रिक्स फाइल सिस्टम, DBFS, ठीक है, ठीक है। और ये जिस लोकेशन पे रहता है, ठीक है, उसको बोलते हैं फाइल स्टोर, ठीक है, DBFS, और ये जिस लोकेशन पे रहता है उसको बोलते हैं हम लोग फाइल स्टोर, फाइल स्टोर, ठीक है, फाइल स्टोर। और उसके बाद ये टेबल्स के अंदर रहता है, ठीक है, फाइल स्टोर और टेबल्स, ये इस लोकेशन पे हमारा हमेशा फाइल जाता है फ्री वर्जन में, ठीक है। पेड वर्जन में फिर कहानी अलग हो जाती है, ठीक है। पेड वर्जन में फिर आप बनाओगे और आसानी से वो काम हो जाता है। इसमें इसमें यही एक जो भी है आपका यही पर फाइल जाता है, ठीक है। तो ये मैं अभी प्रैक्टिकली करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए आप कहाँ जाओगे? इसके लिए आप कैटालॉग में जाओगे, यहाँ एक कैटालॉग ऑप्शन होता है, कैटालॉग में जाओगे। अब यहाँ पर आपको दिखेगा दिखेगा डिफॉल्ट डेटाबेस, और डिफॉल्ट डेटाबेस के बाद ये टेबल लोड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर जाओगे, दिख क्यों नहीं रहा है मुझे? कमाल है, दिख नहीं रहा। एनीवे, क्रिएट टेबल पे आओ। अब यहाँ पर फाइल स्टोर टेबल का आपको ऑप्शन आ गया, ठीक है। यहाँ अपलोड फाइल बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। यहाँ एनीवन इज, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर जाओगे आप, फाइल स्टोर टेबल्स के ऑप्शन आ जाएगा, इसको नहीं सेलेक्ट करना, आप फाइल्स पे जाओगे, यहाँ ड्रॉप फाइल्स टू अपलोड और क्लिक टू ब्राउज, ठीक है, ठीक है।
अब यहां पर आप अपना फाइल अपलोड करोगे, ठीक है। अब आप टारगेट डायरेक्टरी इसमें आप चुन सकते हो। तो अगर आपको देना है यहाँ टारगेट डायरेक्टरी, तो यहां पर आप दे सकते हो टारगेट डायरेक्टरी, ठीक है। जैसे मैंने एक बनाया डेमो, ठीक है। अब इसमें डेमो में आप बनाकर सेलेक्ट कर लो, ठीक है। अब यहां पर it is taking time. Why it is taking time? I'm not sure. Okay, let it be. Demo doesn't exist. Okay, पहले मुझे बनाना पड़ेगा. Okay, okay, that's fine. ठीक है, तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे ड्रॉप फाइल्स टू अपलोड, और यहाँ पे आपका आपके लोकल सिस्टम का लोकेशन खुल जाएगा। आप डेस्कटॉप पे जाओ, और मेरा जहाँ रखा हुआ है फाइल, आई विल गो देयर। सत्यम, अब यहाँ पर मैं एक कोई भी एक जैसे जैसे ये ब्रांड इंसर्ट, ये वाली फाइल मैं डालना चाहता हूँ, ठीक है। ये CSV में है, ठीक है। तो मैं ये ओपन करूंगा और ये फाइल ये अपलोड हो जाएगी, ठीक है। अब ये अपलोड हो गई, ठीक है। अब ये अपलोड हो गई फाइल, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, कोई क्रिएट टेबल विथ यूआई नहीं करना, ये अपलोड हो गई। अब आप इसको देख कैसे सकते हो, ठीक है। अब आपको इसको हम लोग दिखाते हैं। अब मैं दिखाता हूं कि इसको आप देख कैसे सकते हो। तो यहाँ आप उसी मेरे क्लास पे आओ, dbutils कमांड पे। अब हम लोग ओरिजिनली यहाँ तक तो काम हो गया हमारा, यहाँ तक तो काम हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ तक काम हो गया हमारा। अब ये हम नोटबुक में इसको कमांड के थ्रू देखेंगे कि कैसे देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज और, आप अब दोबारा यहाँ जाओगे ना, तो ये आपको फाइल यहाँ नहीं दिखेगी, ठीक है। यहाँ क्रिएट टेबल पे आओगे तो यहाँ आपको फाइल नहीं दिखेगी, कौन कौन सी फाइल है, ठीक है। पहले ये दिखती थी, लेकिन अब इन्होंने हटा दिया है, फ्री वर्जन में ये हटा दिया है। अब आपको कोई फाइल, आप लिस्ट ऑफ फाइल नहीं देख सकते हो S3 में, ठीक है। पहले S3 में यहाँ दिखता था, अब आप नहीं देख सकते हो कि कौन सी फाइल है, ठीक है। तो अब आप कमांड के थ्रू ही देख सकते हो कि कौन कौन सी फाइल आपके यहाँ पड़ी हुई है, ठीक है। तो अब हम लोग जाएंगे dbutils कमांड में, ठीक है। तो पहले देखते हैं, पहला एक हेडिंग दे देते हैं मार्कडाउन, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। मार्कडाउन हैश दे देता हूँ, डबल हैश, और दे देता हूँ लिस्टिंग द फाइल्स, ठीक है। लिस्टिंग द फाइल्स। अब यहाँ टेबल ऑफ कंटेंट में आपका लिस्टिंग द फाइल्स दिख रहा है, ठीक है। तो लिस्टिंग द फाइल्स। अब इसके नीचे हम लोग देखेंगे कि ये इसको देख कैसे सकते हैं। तो इसके लिए कमांड हमारा होता है dbutils.fs.ls, और ये ls एक फंक्शन है, ठीक है। यानी कि इसका मतलब हुआ डेटाब्रिक्स यूटिलिटी पैकेज जो है, उसके अंदर फाइल सिस्टम एक नाम का एक मेथड है, और उसके अंदर ls नाम का सब मेथड है, ठीक है, ठीक है। ls नाम का एक फंक्शन है, और उस फंक्शन के अंदर हम लोग पास करेंगे हम लोग लोकेशन dbfs का। तो इसके लिए हम लोग टाइप करेंगे dbfs स्लैश फाइल स्टोर टेबल्स। चूंकि हमारा फाइल स्टोर ही टेबल ही था ना, यहाँ देखो आप कैटालॉग में आप गए तो यहाँ पर आप क्रिएट टेबल किए, तो यहाँ देखो यहाँ फाइल स्टोर टेबल ही था, ठीक है। dbfs टारगेट डायरेक्टरी, तो आप ये यही दोगे, फाइल स्टोर टेबल्स, ठीक है। अब देखते हैं कि यहाँ कौन कौन सी फाइल पड़ी हुई है, ठीक है। इसको आप रन करोगे कंट्रोल इंटर दबाकर, तो फाइल स्टोर टेबल्स नॉट फाउंड, फाइल स्टोर टेबल क्या था यार, ओहो, टेबल्स में T स्मॉल से है, ठीक है।
तो आप ये जाओगे तो यहाँ पर देखो ऐसी फाइल पड़ी हुई है। तो ये कुछ देखने में कुछ आपको अगर अजीब सा दिख रहा है तो आप इसको डिस्प्ले के अंदर डाल सकते हो। एक डिस्प्ले नाम का एक मेथड होता है, ठीक है, तो आप डिस्प्ले के अंदर डाल सकते हो पूरे कमांड को। तो ये आपका जो है वो और अच्छा दिखेगा टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, अब आप देखो यहाँ आपकी फाइल पड़ी हुई है brand insert .csv जो कि मैंने डाल दिया। ठीक है, ठीक है, इसका नाम brand insert .csv फाइल है, इसका साइज है 1 MB के अराउंड। ठीक है, और ये जो मॉडिफिकेशन टाइम है इट्स बेसिकली एन इपॉक टाइम। ठीक है, इसको आप देख सकते हो कि ये आपको कोई पूछे कि आपने ये एग्जैक्टली कब इंसर्ट किया, तो आप इस टाइम को कॉपी करना, ठीक है, और इंटरनेट पे जाना, यहाँ टाइप करना इपॉक, EPOCH, इपॉक टाइम। ठीक है, इपॉक यूनिक्स टाइम कन्वर्टर। ठीक है, तो ह्यूमन डेट, और यहाँ पर आप ये टाइप करना, और यहाँ पर देखोगे तो संडे 14 अप्रैल 2024, सॉरी ये योर टाइम जोन, हमारे टाइम जोन में ये आया 1:49 एंड दैट इज फाइन, 4 मिनट पहले अपलोड हुआ। ठीक है, तो ये इपॉक टाइम कहलाता है, इपॉक टाइम कहलाता है। इपॉक टाइम इज बेसिकली द टोटल नंबर ऑफ सेकेंड्स फ्रॉम 1 जनवरी 1970, 1970 से अब तक जितना सेकंड हुआ है दैट इज देयर। ठीक है, इपॉक टाइम ये कहलाता है। ठीक है, तो अभी मैंने काफी सारे फाइल्स डाले हुए हैं, तो ये आपको इसमें दिख रहा है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।